समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जनवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग अब संयम का परिचय देंगे। और मैं निवेदन करूंगा जो भी हमारे स्वागतकर्ता बंधु हैं वो सभी लोग पहले क्रम में आदरणीय मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश शासन के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारतीय राजनीति के उदयमान सूर्य अखिलेश यादव और साथ में डॉक्टर संजय सिंह चौहान, आज दलितों पिछड़ों के मसीहा कहे जाने वाले जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का संयुक्त रूप से स्वागत किया जाएगा। और मैं निवेदन करूंगा व्यवस्थाओं से और स्वागत करने के क्रम में जंतीलाल चौहान राष्ट्रीय महासचिव, महेश निषाद वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष, ओंकार चौहान राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष मन्नी सिंह, कृष्णचंद भोला जिलाध्यक्ष मऊ एवं राजकुमार चौहान के द्वारा संयुक्त रूप से माल्यार्पण किया जाएगा। जनवादी पार्टी समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जनवादी पार्टी समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर संजय सिंह चौहान अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद। अब मैं अनुरोध करूंगा, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जनपद में आए हैं, तो समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं का भी उनका स्वागत करने का पूरा मन है। और मैं पहले इस मंच की माध्यम से आप सबकी तरफ से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करना चाहता हूं। जोरदार ताली बजा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करिएगा, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग शांति का परिचय दें और अपने अपने स्थान पर बैठे। और अब मैं जिस बात का मुझको भय था उसी तरह की स्थिति बनी। ठंड के समय में दूर दराज से चल करके पहुंचने में जो समय लगा है, हमारे बाईं तरफ के मंच पर तमाम हमारे सहयोगी समाजवादी पार्टी और जनवादी पार्टी के तमाम जिलाध्यक्ष सोनभद्र और जिलाध्यक्ष अमेठी, सुल्तानपुर, गोंडा, उसके बाद फतेहपुर और अन्य तमाम जिला अध्यक्षों का, इलाहाबाद जिलाध्यक्ष प्रदेश सचिव सुरेश चौहान आदि लोगों का, वाराणसी जिलाध्यक्ष का मैं स्वागत करते हुए निवेदन करना चाहूंगा मंच पर तमाम और जनवादी पार्टी के साथी, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रामानुज चौहान, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष बीरबल चौहान, महेश निषाद और हमारे शिवबदन प्रधान जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ओंकार चौहान आदि लोगों का मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। तमाम और लोगों का जिनका बहुत सराहनीय योगदान रहा है, जिन कार्यकर्ताओं ने तमाम झंझावातों के बाद, देश में तमाम विरोधों के बाद शासन सत्ता में बैठे हुए उन ताकतवर लोगों की ताकत के खिलाफ अपने ठोकरों का जो परिणाम दिए हैं, तमाम बलिया और अन्य जनपदों के लोग जो लोग बिन हाथ करके आज यहाँ हुजूम खड़ा किए हैं, बगैर नाम लिए समाजवादी और जनवादी के तमाम क्रांतिकारी साथियों का मंच से इस्तकबाल करता हूँ, साधुवाद धन्यवाद करता हूँ और क्रांतिकारी अभिवादन करता हूँ। साथियों, इस क्रम में बगैर समय गंवाए मैं सब अब अन्य वक्ताओं का क्रम काटते हुए आदरणीय बीरबल चौहान जी प्रदेश उपाध्यक्ष को मैं आमंत्रण दूंगा कि आज आवे और आपकी देख पर अपनी बात को रखें। आदरणीय बीरबल चौहान जी।
सबसे पहले मऊ जनपद की इस पवित्र पावन धरती को मैं नमन करते हुए समस्त समाजवादी पार्टी के सिपाहियों और जनवादी पार्टी के क्रांतिकारी सिपाहियों, मैं एक साथ सभी साथियों को इनकलाबी सलामी के साथ जय जनमात करता हूं। साथियों, आज बड़े हर्ष की बात है, मुझे महाभारत की उस पौराणिक गाथा को आज मुझे जो है यहाँ पूर्ण रूप से परिणत होते हुए जो दिखलाई पड़ा, जब कौरवों का अत्याचार उस युग में बढ़ गया तो उस युग में अर्जुन के रथ को चलाना और अर्जुन को पथ प्रदर्शक के रूप में भगवान श्री कृष्ण जी ने उनकी अगुवाई किया और कौरवों का जो है नाश हुआ। आज मैं कहना चाहूंगा, आज अर्जुन के रूप में डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी हैं और श्री कृष्ण जी के रूप में हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री साहब जी हैं। साथियों मैं कहना चाहूंगा, ये रैली, ये स्वाभिमान रैली, ये सम्राट पृथ्वीराज चौहान की स्वाभिमान रैली है। साथियों मैं बतलाना चाहूंगा ये रैली क्यों जो है रखी गई है। आज मैं समस्त साथियों के बीच में इस विचार को रखना चाहूंगा। श्रीमान जी, आज आप देख रहे हैं एक ऐसे मुख्यमंत्री साहब जो प्रदेश की रहनुमाई कर रहे हैं, हिंदू सम्राट कहे जाते हैं। आप श्रीमान जी, श्री योगी आदित्यनाथ जी का एक खेल चल रहा है। दोस्तों, खेल क्या है आप जानते हैं, नेम चेंज गेम, नाम बदलने का इनका एक खेल चल रहा है। मैं कहना चाहूंगा, ये मऊ जनपद बनारस से सटकर है, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके माननीय मुख्यमंत्री साहब ने पंडित दीनदयाल का नाम रखा। मैं बताना चाहूंगा कि साथियों, ये बनारस की धरती से भारत मां के गुदड़ी के लाल बहादुर शास्त्री और स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है रेलवे मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का वो जन्मभूमि है। आए योगी साहब, तुम्हें ये नहीं मालूम पड़ा कि पंडित दीनदयाल के नाम के बजाय वहां जो है लाल बहादुर शास्त्री का नाम होना चाहिए था। ऐसा अन्याय आपने किया है। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, अभी माननीय योगी साहब जी हमारे यहाँ इलाहाबाद, मैं अमेठी सुल्तानपुर से हूँ, इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज रखते हैं। तो जो है दलील क्या देते हैं कि तुलसीदास ने लिखा है कि प्रयागराज जो है 550 के इतिहास को रखा। तो मैं साथियों बताना चाहूंगा मंच के माध्यम से मुख्यमंत्री साहब जी को, प्रधानमंत्री साहब को, अगर 550 के वर्ष के इतिहास को मान करके प्रयागराज आप कर रहे हैं तो पृथ्वीराज चौहान का 850 का इतिहास है। किसी जिले का नाम पृथ्वीराज चौहान रख दो तो मैं मान लूंगा आप जो है नेम चेंज कर रहे हैं। मेरे साथियों, बहुत कुछ न ज्यादा कहते हुए, क्योंकि हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि साहब भी आए हुए हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हुए हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का समाजवाद और उनका दर्शन शास्त्र जनवाद दोनों इकट्ठा हो गया है। तो मैं कहना चाहूंगा साथियों और अपने जानकारियों से कि मौत का बेरहम आप अपने इतिहास को बदल सकते हो। किया है जो भाजपाइयों ने जुल्म, उसको जो है पुण्य से बदल सकते हो। आए मेरे समाजवादियों, जनवादियों, कर लो अपनी बाहों पर भरोसा। ये तो मऊ है, पूरा हिंदुस्तान बदल सकते हो, पूरा हिंदुस्तान बदल सकते हो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बारी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय जनवाद, जय समाजवाद। अब मैं अगले वक्ता के रूप में बगैर समय लिए आदरणीय राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव
जंत्री लाल बालक चौहान को चाहूंगा वो आकर के अपनी बात को रखें। आदरणीय जंत्री लाल बालक चौहान साहब। आज सम्राट पृथ्वीराज चौहान जन स्वाभिमान रैली के मुख्य अतिथि माननीय अखिलेश यादव जी और जनवादी पार्टी के उद्घाटनकर्ता जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर संजय चौहान जी और हमारे मंच पर बैठे हुए जनवादी और समाजवादी के सभी सम्मानित अतिथिगण और सामने प्रांगण में सभी नौजवान साथी, पिता दुल बुजुर्ग, माताएं, बहनें, आप सभी को मैं जय जनवाद प्रणाम करता हूं। साथियों, आज सम्राट पृथ्वीराज चौहान रैली में मैं उन साथियों को भी बधाई देना चाहता हूं जो भी मेरे जिला अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी के साथी दिन रात मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया, उन साथियों का भी मैं हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हुए, साथियों आज सम्राट पृथ्वीराज चौहान रैली है। आज हम लोग मऊ की धरती पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान को याद कर रहे हैं। उनकी यादों में यह रैली रखी गई है और विगत कई वर्षों से सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां मंगाने के लिए काबुल कांधार से चौहान समाज मांगे करता रहा, लेकिन तमाम हिंदूवादी गवर्नमेंट बनने के बाद भी मोदी सरकार ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अस्थि मंगाने का काम नहीं किया और तमाम 2-3 महापुरुषों की अस्थियां जो है विदेश से जो है भारत के अंदर लाई गई। साथियों, आज जो चौहान समाज का जन समुदाय उमड़ा है, यह सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अस्थि काबुल कांधार से मंगाने और दिल्ली और लखनऊ में सम्राट पृथ्वीराज चौहान का स्मारक बनवाने के लिए उमड़ा है। और आज इस मंच पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी इस मंच पर उपस्थित हैं जनवादी पार्टी के, और सभी सम्मानित समाजवादी पार्टी के भी सभी सम्मानित अतिथि मौजूद हैं। मैं माननीय अखिलेश यादव जी को मैं अवगत कराना चाहूंगा कि जो है 2014 के चुनावों में जिन भाजपा के लोगों को चौहान समाज ने 95% वोट देकर सत्ता सियासत में पहुंचाया था और 545 की लोकसभा की दिल्ली सदन में चौहान का एक भी बेटा सांसद नहीं है। मैं माननीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से यह अवगत कराना चाहता हूं कि सम्मानित मुख्य अतिथि जी, आज चौहान समाज मऊ की धरती पर खड़ा है। 545 में चौहान समाज का एक भी सांसद नहीं है। आप हमारे चौहान समाज को जो है 2019 का चुनाव आ रहा है, जो हमारे समाज के कितने प्रतिनिधि जाएंगे, आज इस समाज को आप बता कर जाइएगा। और मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए आप इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय जनवाद, जय समाजवाद। साथियों, ममता चंद्रा जी ने जो जिला पंचायत मऊ में जिला पंचायत सदस्य रही हैं, एक नारों की सीढ़ी तैयार की है, उसका विमोचन होना है। मैं अनुरोध करूंगा ममता चंद्रा जी से वो आए और अपनी सीढ़ी लेके आए और विमोचन कराने का कष्ट करें। और स्वर्गीय कपिल देव यादव जी की प्रतिमा का अनावरण भी होना है, तो मैं अल्ताफ अंसारी जी से अनुरोध करूंगा कि यहाँ आए और उनके बारे में 2 शब्द कहें। अरे अल्ताफ अंसारी जी, हाँ, ये हो जाए।
चलिए। सम्मानित आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी, हम सब के नेता, गरीबों, मजलूमों, बेरोजगारों, नौजवानों के मसीहा, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि और इस कार्यक्रम के रूहनुमा आदरणीय संजय चौहान जी, जो जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मंच पे बैठे हुए पूरा मंच, दोनों समाजवादी पार्टी और जनवादी पार्टी के नेता साथियों, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्वर्गीय कपिल देव यादव जी की मूर्ति के अनावरण के संदर्भ में अपनी संस्तुति दी है। स्वर्गीय कपिल देव यादव जी यहीं से 3 किलोमीटर दूर पर इंदारा गांव में पैदा हुए थे। एक गरीब कमजोर परिवार में पैदा होकर, किसान की मिट्टी से पैदा होकर, विद्यालय से लेकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाने तक का अवसर उनको आपकी जनता के द्वारा मिला था। उन्होंने जनवाद और कम्युनिस्टवाद से और आखिरी में समाजवाद को उन्होंने शुरू किया था और अंतिम वक्त में 4 जुलाई को उनकी इसी मऊ जनपद में कुछ ऐसी हर स्थिति पैदा हुई जिनमें उनकी हत्या हो गई थी। समाजवादी पार्टी, पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व उनकी हत्या पे मरमाहत था और उनके बाद आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, आदरणीय राष्ट्रीय हम लोगों के संरक्षक और पूरा परिवार और पूरी समाजवादी पार्टी उनके परिवार में शोकित हुई थी। मगर आज का इस अवसर पर वो एक गरीबों के मसीहा थे, कमजोरों के थे, ऐसी सोच के थे जिस सोच का आप आज मंच पर ये तस्वीर आप देख रहे हैं। एक तरफ पृथ्वीराज चौहान, दूसरी तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सोच की ममता चंद्रा और तीसरी तरफ जनवादी पार्टी के नेता और चौथी तरफ हम दबे कुचले समाज के लोग, जहाँ ये बुनकरों की बस्ती है, हम कमजोर लोग हैं। आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपका दिल की गहराई से स्वागत करते हुए, आपका वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए, आखिर में एक बात कहते हुए, नौजवान साथियों, आपके महबूब नेता आए हैं, इनके चेहरे में ताकोगे तो गरीबों का भविष्य दिखाई देता है। मगर साथियों, जो पीछे खड़े हो, आगे खड़े हो, एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम पे जोरदार ताली बजा देना। इसके बाद मैं इस इलाके के पूर्व ब्लॉक प्रमुख स्वर्गीय कपिल देव यादव जी के पुत्रवधू डॉक्टर सुमित्रा यादव जी से चाहूंगा कि आवे और 2 मिनट अपनी बात कह लें। उसके बाद समापन के बाद कार्यक्रम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फिर बाद में मूर्ति पर माला दे देंगे। फिर मूर्ति के माला के बाद जो पत्थर का शिलापट है उसका भी सीख से वो हो जाएगा। मैं सुमित्रा यादव जी से चाहूंगा आवे और अपनी बात 2 मिनट 4 मिनट में रख दें। इस रैली में पधारे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी तथा जनवादी पार्टी के अध्यक्ष माननीय संजय सिंह चौहान जी का मैं इस मऊ की धरती पर अभिनंदन करती हूँ तथा आप सभी महान जनता का अभिवादन करती हूँ कि आप इस रैली में माननीय अध्यक्ष जी को सुने व आगामी चुनाव में हमारी पार्टी को मजबूत करें। आज गरीबों के मसीहा, जन जन की आवाज, हमारे पिताजी की प्रतिमा का अनावरण माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा हो रहा है। मैं पुनः अध्यक्ष जी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। पुनः मैं आप सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन, वंदन, नमन करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय समाजवाद।
धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सम्राट पृथ्वीराज चौहान जन स्वाभिमान रैली के कार्यक्रम के अतिरिक्त ये 2 कार्यक्रम और थे, और मैं अब एक बार उन तमाम जनवादी साथियों का क्रांतिकारी इस्तकबाल करते हुए आज इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता, आदि दलितों पिछड़ों के मसीहा, भारतीय राजनीति के क्षितिज में उदयमान सूर्य, जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह चौहान का सागर भी शब्दों से मंच पर आह्वान करना चाहता हूं कि मान्यवर आप आवें और आज अपने उद्बोधन से दलित शोषित मजलूम बुनकर किसान सर्वहारा समाज को संबोधित करके आगे की जर्नी तय करें। ऑलरेडी डॉक्टर साहब, धन्यवाद। संजय सिंह चौहान जिंदाबाद, संजय सिंह चौहान सभी लोग जहां दो स्थान पा रहे हैं। जनवादी पार्टी जिंदाबाद, जनवादी पार्टी जिंदाबाद, संजय सिंह चौहान जिंदाबाद। सम्राट पृथ्वीराज चौहान जन स्वाभिमान महारैली की अध्यक्षता कर रहे जनवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री मन्नी सिंह चौहान जी, आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी, मंच पर बैठे जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री जे.आर. बालक चौहान जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री ओमकार चौहान जी, बॉम्बे से पधारे श्री विजय सिंह चौहान जी, इस मऊ जिले के जिलाध्यक्ष श्री भोला चौहान जी, वीरेंद्र चौहान जी, हमारे पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी श्री महेश निषाद जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एम.के. खाटवान जी, प्रदेश उपाध्यक्ष बिरबल चौहान जी, और भी मंच पर बैठे, सामने बैठे हमारे सभी सम्मानित पितातुल्य बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं एवं बहनों, आप सभी लोगों को हृदय से मेरा प्रणाम, जय जनवाद। साथियों, भारत गरीब लोगों का देश है, लेकिन भारत गरीब नहीं है। एक तरफ जवानी में भी बुढ़ापे की झुर्रियां दिख रही हैं, तो दूसरी तरफ एसी में सजी सौरी चिकनी देह दिख रही है। एक तरफ रोटी के अभाव में दम तोड़ते हुए लोग हैं, तो दूसरी तरफ पूंजी का अंबार है। और बढ़ जाती है जब देश का शासक, जब देश का प्रधानमंत्री एक तरफ खड़े उन पूंजी के अंबार पर बैठे हुए लोगों के बारे में सोचता हो, उनकी गोद में बैठ करके देश चलाता हो, तब इस देश के साम्यवादी, समाजवादी, जनवादी साथियों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। साथियों, बड़े भरोसे के साथ और बड़े ही विश्वास के साथ देश के अंदर यह स्थापित किया गया कि एक गरीब का बेटा जो देश का प्रधानमंत्री बनेगा, गरीबों का प्रतिनिधित्व करेगा और देश में खुशहाली, अमन और चैन आएगा और विकास की किरण देश की गरीबों तक भी पहुंचेगी। लेकिन आज 4.5 सालों के कार्यकाल ने यह साबित कर दिया है कि इस देश का गरीब, इस देश का पिछड़ा दलित, जिस भरोसे के साथ उनको देश में प्रधानमंत्री बनाया था, उस भरोसे पर काम करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं। उनका भरोसा और उनका विश्वास इस देश की पूंजीपतियों पर है कि इनका साथ हमारे साथ रहेगा तो हम देश के गरीबों पर राज कर लेंगे,
लेकिन साथियों, देश के गरीबों और पिछड़ों और दलितों, अब यह आप पर जिम्मेदारी बढ़ गई है कि यह बड़ा वोट वाला इस देश पर राज करेगा कि चंद पूंजीपतियों के साथ बैठ करके मुगलका करने वाला व्यक्ति इस देश का राज करेगा। साथियों, अगर हम अति पिछड़े या दलित वर्ग के लोगों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पिछड़े वर्ग के लोगों को और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को यह समझाने का प्रयास किया कि अति पिछड़े वर्ग के लोगों, तुम्हारे हक और हिस्से को बैकवर्डों के दबंग जातियों के लोग खा रहे हैं। अगर तुम इनसे अलग हो जाओगे, इनके खिलाफ हमारे साथ खड़े हो जाओगे, तो तुम्हारा हक और हिस्सा मिलेगा और तुम्हारा विकास होगा। साथियों, इनकी सरकार बनी और सरकार बनने के बाद जो वर्तमान उत्तर प्रदेश की सरकार की भी नीयत है, और यही मऊ जिला है। इसी मऊ जिले में जनवादी पार्टी के मंच पर राजनाथ सिंह जी आए थे, सारे मीडिया के साथी गवाह हैं, और उन्होंने मन से कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम अति पिछड़ों और दलितों को सामाजिक न्याय देकर के उनका हिस्सा देने का काम करेंगे। लेकिन साथियों, मैं भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूं और आपके लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि हम लोग कुछ पल के लिए उनके बहकावे में आ गए थे और सारे अति पिछड़े और दलित के लोग इस अभियान के साथ उनके पाले में खड़े थे। लेकिन उनकी नीयत कितनी गंदी थी कि वे हमारा हक दे, इसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं, बल्कि जो हमें मिल रहा था पिछड़ों और दलितों को, पिछड़ों और दलितों को जो 27% और 23% आरक्षण था, जो हम लोगों के अंदर टैलेंट थी, जो प्रतिभा थी, उन प्रतिभाओं का पहले यह स्तर था कि जब वो ज्यादा मार्क्स ला देते थे, अधिक अंक पाते थे, तो वो जनरल में चले जाते थे। और जैसे ही भाजपा की सरकार बनी, इन लोगों ने हम लोगों के साथ यह हकमारी किया कि सारे ओबीसी और दलित के लोग चाहे अंक कितना भी ज्यादा पालेंगे या अपनी श्रेणी में रहेंगे, और अपने लोगों को भाजपा पर फायदा पहुंचाने के लिए उन 15% लोगों को 51% आरक्षण निर्धारित कर दिया और 85% के लोगों को मात्र 49% में सीमित करने का काम किया। इस साजिश को इस देश का अति पिछड़ा और दलित समझ गया है, और मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूं कि जिस तरह से राजनाथ सिंह ने साजिश करके आपको अपने पाले में काम करने का काम किया था, जब चुनाव 6 महीना रह गया था, तब ये राजनाथ सिंह ने अति पिछड़ों और दलितों का आरक्षण अलग करने की बात की, तमाम सारे आयोग बनाए और कानून बनाए और कहे हम भर्तियां करेंगे। आज ठीक उन्हीं के पैटर्न पर जब चुनाव करीब आ रहा है तो योगी जी प्रयास कर रहे हैं। साथियों, अगर इनकी नीयत साफ रही होती है पिछड़ों दलितों के प्रति, तो जिस दिन मुख्यमंत्री बने तत्काल वह यह नियम लागू किए होते, चुनाव का इंतजार नहीं किए होते। और यह मामला ऐसा बनाए हैं कि चुनाव आते आते इस मामले को अति पिछड़ों के बीच ले जाएंगे, और जिस तरह का इन्होंने मामला बना करके फिर साजिश में फंसाने का काम कर रहे हैं, जैसे राजनाथ सिंह ने इस मामले को ला करके कोर्ट में जाकर के इस मामले को फंसा करके फिर मामला को ठिस कर दिया, ठीक योगी जी वो यही काम करके इन पिछड़ों के साथ धोखा देने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि अब पिछड़े दलित वर्ग के लोग इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं, और आने वाले 2019 के चुनाव में इनको बता देंगे कि धोखे से वोट लेने का क्या अंजाम होता है, और 2019 में ये परिणाम देख लेंगे कि यह पिछड़ा दलित वर्ग इनके साथ कितना खड़ा रहता है। आज साथियों, सौभाग्य है, ये सारे लोग जिन पिछड़ों और दलितों के आरक्षण की बात करते हैं, केंद्र में भाजपा वालों की सरकार है, और जब यह पिछड़ों और दलितों का मामला कोर्ट में गया था तो कोर्ट ने कहा था कि हम कैसे तय कर लें कि किस पिछड़े वर्ग में किस जात की कितनी बड़ी आबादी है और कितना वो आरक्षण प्रतिशत में भागीदारी ले चुका है। इसका निर्धारित करने से पहले यह निर्धारित होना चाहिए कि किस जात की कितनी जनसंख्या है, और आज जाति जनगणना करके रखी गई है।
लेकिन भाजपा की नीयत साफ नहीं है कि वो जाति जनगणना का नोटिफिकेशन जारी करे, और जब तक जाति जनगणना का नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा तब तक ये आरक्षण को लागू भी नहीं कर पाएंगे। ये आरक्षण फिर जाकर के कोर्ट में लटकेगा। साथियों, बीजेपी वालों की अगर नीयत साफ हो तो वो जाति जनगणना का नोटिफिकेशन जारी करे और जाति जनगणना करा करके जो चीज रखी गई है वो देश की पटल पर लाएं, फिर यह माना जाएगा कि इनकी नीयत साफ है। लेकिन ये अभी करने वाले नहीं है। साथियों, मैं जानता हूं कि अव्यवस्था है और इस अव्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए बेहतर नेतृत्व की जरूरत है, और बेहतर नेतृत्व बेहतर व्यक्तित्व के आलोक में ही देश को दिया जा सकता है। और आज यह कहने में कोई भी हिचक नहीं है, और सारा पिछड़ा और दलित जान चुका है कि माननीय अखिलेश यादव जी का वह व्यक्तित्व और कृतित्व है कि सारी पिछड़े और दलित जातियों के लोग हक और सम्मान से जी सकेंगे, उनका वाजिब हक मिल सकेगा। साथियों, भाजपा के लोग जो इन पिछड़े और दलित के लोगों के साथ जैसे कबूतरों के झुंड में मुट्ठी भर दाना फेंक करके उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इस साजिश को समझ गया है। मैं और ज्यादा न कहते हुए आप सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूं, माननीय श्री अखिलेश यादव जी का आभार प्रकट करता हूं कि आप हम लोगों को समय दिए, और इस मऊ जनपद का सौभाग्य, हम लोगों का सौभाग्य है कि आपने हम लोगों का सम्मान रखते हुए कार्यक्रम में आने का काम किया। साथियों, मैं आपको बता दूं, माननीय अखिलेश जी, जब से हम लोग सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के अस्थि के मामले को लेकर के कार्यक्रम करना शुरू किया है, भाजपा के लोग 90% वोट हमारे समाज का 2014 और 2017 के चुनाव में लिए हैं, और इस पूर्वांचल में कोई ऐसी लोकसभा सीट नहीं है जहां पर निर्णायक वोट चौहान बिरादरी का नहीं है। लेकिन ये लोग 2014 के लोकसभा के चुनाव में एक भी टिकट चौहान के बेटे को नहीं दिया, और आज 545 लोकसभा सीटों वाली इस देश की संसद में एक भी चौहान का बेटा सांसद नहीं है। और विधानसभा के अंदर इस भाजपा के लोगों को जैसे नेता की जरूरत थी, ऐसे नेता को हम लोगों के बीच में रख करके आज चेहरा दिखाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मऊ की जनता गवाह है, और तमाम सारे हमारे मधुबन के लोग आज इस कार्यक्रम में बैठे हुए हैं। मधुबन में एक घटना होती है, एक चौहान समाज की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार होता है, और उसकी बेटी के साथ भी सामूहिक बलात्कार करके हत्या कर दी जाती है। और यही मधुबन के विधायक जो आज कैबिनेट मंत्री बनकर के भाजपा के बैठे हुए हैं, 21 दिन हो गया इन्होंने FIR तक नहीं लिखने दिया, और कहते हैं कि मैं समाज का नेता हूं। और साथियों, FIR कराने के लिए हम जनवादी के लोगों को मंत्री जी के आवास पर लखनऊ जाकर के तोड़फोड़ करना पड़ा, हो हल्ला करना पड़ा, और जब वो मीडिया में मामला आता है तब इतनी बड़ी घटना पर FIR दर्ज किया जाता है। और निश्चित तौर पर हमारे लोग इससे भी कुंठित हैं अखिलेश जी, कि जिन लोगों को हमारे लोगों के कंधे पर बिठाया है, इन लोगों को यह समाज कतई नहीं चाहता था। लेकिन बीजेपी के लोगों ने अपना उल्लू सीधा करके जिन लोगों को बिठाया है, उन लोगों को भी अब हमारे लोग समझ गए हैं, और बीजेपी का भी दौर जाएगा, और ये लोगों का भी दौर जाएगा। अब रेड़ के पेड़ की सुरक्षा करने वाले चौहान समाज नहीं है। तो मैं और ज्यादा न कहते हुए आप सभी अपने समाज के लोगों से निवेदन करूंगा साथियों, कि आने वाला जो 2019 का चुनाव है, अगर व्यक्ति सही है और उसकी नजर में सामाजिक न्याय और सामाजिक प्रतिष्ठा है लोगों के दिल में, लोगों के लिए, तो निश्चित रूप से वह व्यक्तित्व के साथ खड़ा होने पर उस समाज को कभी भी अन्याय का सामना नहीं करना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की सियासत पर अखिलेश यादव जी ने जो करके दिखाया है, और इनका जो व्यक्तित्व है, हम ही नहीं सारे पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों को भरोसा है कि आपके नेतृत्व में और आपके सानिध्य में इस समाज के लोग पुनः संगठित होंगे, और आने वाले समय में सारे पिछड़े वर्ग के लोग आपके नेतृत्व में खड़ा होकर के भाजपा का मुकाबला करेंगे। तो मैं और ज्यादा न कहते हुए इन्हीं चंद शब्दों से अपनी बाड़ी को विराम दूंगा, और आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा साथियों कि आप सब लोग कार्यक्रम में आए। मैं आभार प्रकट करूंगा
अपने आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, बलिया के सभी जिला अध्यक्ष, अपने प्रदेश के सभी पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष सहित इन सब लोगों ने मेहनत किया। मंच से लेकर के ग्राउंड की व्यवस्था बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका भाई अल्ताफ अंसारी जी ने निभाया। मैं आपको भी हृदय से आभार प्रकट करता हूं। इसके साथ ही मैं और ज्यादा न कहते हुए मैं अपने सभी पदाधिकारी साथियों, हमारे राष्ट्रीय महासचिव बालक चौहान जी, हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ओमकार चौहान जी, हमारे तमाम सारे हमारे बॉम्बे से साथी आए हैं, श्री विजय चौहान जी, श्री रामवत चौहान जी, श्री राम सेवक चौहान जी, चौहान समाज संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जितेंद्र चौहान जी, श्री संजय चौहान जी, हमारे आसाम से हमारे भरत चौहान जी, बिहार से हमारे प्रदेश अध्यक्ष हरे राम महतो जी, पंजाब से हमारे समाज के श्री एसबी लवाना जी, इस मऊ जिले के मधुबन के श्री वीरेंद्र चौहान जी, शिवबदन चौहान जी, आप सभी लोगों ने भरपूर मदद देकर के इस कार्यक्रम को जो सफल बनाने का कार्य किया है, मैं इसके लिए आप सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूं। और पुनः थोड़ा सा आप लोग पीछे चले जाइए, यहाँ जो कैमरा वाले लोग हैं डिस्टर्ब हो रहे हैं। और मैं और ज्यादा न कहते हुए इन्हीं चंद शब्दों में अपनी बाड़ी को विराम देता हूं और आप सभी का आभार प्रकट करते हुए जय हिंद, जय जनवाद, जय समाज। आप लोग बीच वाले थोड़ा पीछे हो जाइए, मीडिया के कैमरों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पीछे हो जाइए, गैलरी वाले थोड़ा पीछे हो जाइए। अभी आपके बीच में जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो है अपने वक्तव्य को रखा और संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत भाजपा के लोगों की जो गंदी मानसिकता तमाम गरीब जातियों के साथ हो रही उसको उजागर किया। और अब मैं अंत में वो समय आ गया है, मैं निवेदन करना चाहूंगा, युवा दिलों की धड़कन समाज के पीछे, हेलो, गैलरी को खाली करें। जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी, मंच पर उपस्थित जन्नीलाल चौहान जी, मुन्नी सिंह चौहान, मंच पर उपस्थित डॉक्टर M.K. खाटवान जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राजेश चौहान जी, विजय बहादुर चौहान, रामफेर चौहान जी, हरे राम महतो जी, राम सेवक चौहान जी, विजय सिंह चौहान, सत्य कुमार चौहान, बीरबल चौहान, महेश निषाद जी, दीपक चौहान, राम सुरेश चौहान जी और बड़ी संख्या में चौहान समाज के और जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के उपस्थित सभी हमारे पदाधिकारी, नेता उपस्थित, आदरणीय बुजुर्ग, वहीं समाजवादी पार्टी के उपस्थित हमारे जिलाध्यक्ष धर्म प्रकाश जी, राजमोहन जी, ओम प्रकाश जी, राकेश कुमार गुड्डू जी, राजीव राय जी, अल्ताफ अंसारी जी, राम जतन राजभर MLC जी, उदयवीर सिंह जी, शिव प्रताप यादव, बैजनाथ पासवान जी, सुधाकर सिंह जी, शैलेंद्र यादव जी, अंशा यादव जी, कमला प्रसाद जी, हवलदार यादव जी, संग्राम यादव जिलाध्यक्ष बलिया, सुमित्रा यादव, रामायण यादव जी, सनातन पांडे जी, राम सिंह राणा और हमारे चौहान समाज के समाजवादी नेता महेंद्र चौहान,
रामहरि चौहान जी, रामधनी चौहान जी और बड़ी संख्या में नेता जो यहाँ बैठे हैं, जिनके हम नाम नहीं ले पा रहे हैं, सभी हमारे समाजवादी नेता, सांसद प्रकोष्ठ के बड़ी संख्या में बैठे हुए हमारे एमएलसी जी, काशीनाथ जी, विजय से लेकर के सभी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के पदाधिकारी इस सभा में उपस्थित, स्वाभिमान सभा में उपस्थित बड़ी संख्या में आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्वाभिमान रैली के लिए संजय चौहान जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, उन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूं। ये जितना बड़ा आपने मैदान निश्चित किया है, जितना बड़ा आपने मैदान निश्चित किया था सभा के लिए, इस स्वाभिमान रैली के लिए, मैं देख रहा हूं पूरा का पूरा मैदान हमें भरा दिखाई दे रहा है। और जो कुछ हमारे पत्रकार साथियों को असुविधा हो रही है, वो असुविधा जनता की वजह से नहीं है। ये अगर हमारा मंच 2 मीटर और ऊंचा होता तो शायद आपको असुविधा नहीं होती। हम इस मौके पर डॉक्टर संजय चौहान जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, मुबारकबाद देना चाहते हैं कि उन्होंने अपने समाज को जगाने का काम किया है, अपने समाज को इकट्ठा कर करके राजनीतिक दिशा देने का काम किया है। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। और मैं कह सकता हूं कि जो बनारस का कार्यक्रम था, बनारस का जो कार्यक्रम था, जो जोश और जो उत्साह मुझे बनारस के कार्यक्रम में दिखाई दिया था, अभी जोश और उत्साह कम नहीं हुआ है। मैं कह सकता हूं जोश और उत्साह बड़ा है, लोगों की उम्मीद जागी है। अब जो लड़ाई आपने शुरू की है अपने समाज को सम्मान दिलाने के लिए, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, सम्मान दिलाने के लिए, हम सभी समाजवादी साथी जितने बैठे हैं मंच पर दाईं तरफ और मैदान में, आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपको छोटा भाई समझ करके हम पूरा का पूरा सम्मान दिलाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। हमारे चौहान जी से हमारा रिश्ता बहुत गहरा है। यहां हो सकता है चौहान समाज के लोग इस बात को समझें न समझें, पत्रकार साथी शायद समझते हो इस बात को। सम्राट पृथ्वीराज चौहान से और हमारा समाजवादियों का गहरा रिश्ता है, और वो गहरा रिश्ता इसलिए है क्योंकि कन्नौज की जो घटना है वो आपको पता होगा, पृथ्वीराज चौहान जी के जीवन की, पृथ्वीराज चौहान जी के जीवन की वो घटना कन्नौज की, सबको जानकारी होगी उसकी। उन्होंने कभी भी अपना अपमान नहीं स्वीकार किया, उन्हें चाहे कुछ करना पड़ा होगा, सम्मान की लड़ाई में वो पीछे नहीं हटे। और कन्नौज में वो घटना हुई है, वो कितने वर्षों पुरानी, आज भी लोगों को याद है। जिस रास्ते से पृथ्वीराज चौहान दिल्ली गए थे, अगर हमारे साथी कन्नौज कभी गए हों, अगर कन्नौज का इतिहास जो लोग जानते होंगे, वो जानते होंगे कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान जब कन्नौज से निकले दिल्ली के लिए, आज भी उस सड़क का नाम बदला नहीं है। आज भी उस सड़क को हम संयुक्ता मार्ग करके ही आज भी उसी सड़क को उन्हीं के नाम से बुलाते हैं, उनके इतिहास को जोड़ करके बुलाते हैं। इस चौहान समाज कहां सम्राट थे दिल्ली के, ये चौहान समाज के लोगों ने सम्राट दिया दिल्ली में। और बताओ इतने वर्षों के अन्याय के बाद बताओ इनका समाज कहां पहुंच गया है। जिसने सम्राट दिया हो, दिल्ली में राज किया हो,
वो समाज आज पीछे दिखाई दे रहा है, गरीब है, आर्थिक रूप से कोई रास्ता नहीं निकला उनके लिए। राजनीतिक सम्मान भी मिला लेकिन बहुत ज्यादा नहीं मिल पाया, सामाजिक सम्मान भी नहीं मिल पाया। इसलिए हम समाजवादी लोग आपको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए आपके स्वाभिमान रैली में हम बधाई देने आपको आए हैं। लोगों ने वादा किया आपसे, जो लोग सत्ता में, अब समय भी नहीं बचा उनका सत्ता में रहने का, उन्होंने आपको भरोसा दिलाया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर हमें अस्थियां लानी पड़ी तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान की हम अस्थियां भी लेकर के आएंगे और उनका स्मारक बनाएंगे। वो लोग सब भूल गए, आज कुछ याद नहीं है। हमने उस समय भी कहा था बनारस में, और आज भी कह के जा रहे हैं हम समाजवादी लोग, ये देश की सबसे बड़ी सड़क बन रही है, जो दिल्ली से चलती आगरा से लखनऊ और लखनऊ से जो समाजवादी पूर्वांचल सड़क बन रही है, कन्नौज भी इसी पे आता है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, बहुत शानदार स्मारक पृथ्वीराज चौहान जी का कन्नौज में बनेगा, और जहां संजय चौहान कह देंगे वहां पर दूसरा स्मारक बनाने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। और अगर तैयार हो जाएंगे तो यही सड़क देश की सबसे बड़ी सड़क होगी। ये जो दिल्ली से चल करके आ रही है एक्सप्रेसवे, और बाद में ये पूर्वांचल समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, ये देश की सबसे बड़ी सड़क होगी। और अगर पत्रकार साथी छानबीन कर लें तो हो सकता है आज के समय में इतनी बड़ी सड़क दुनिया में कहीं नहीं होगी जितनी बड़ी ये सड़क एक्सप्रेसवे, जिसका काम समाजवादियों ने शुरू किया था। इसके किनारे भी अगर स्मारक बनाना पड़ा, क्योंकि लाखों लोग यहां से चलेंगे, साल में करोड़ों लोग इससे निकल जाएंगे, अगर स्मारक बनाना पड़ा तो यहां भी हम बनाने का काम करेंगे। हालांकि दुनिया में मुकाबला चल रहा है, और खासकर अपने देश में मुकाबला चल रहा है। बीजेपी के लोगों ने सबके घरों से लोहा इकट्ठा करा था, आपको याद होगा, लोहा इकट्ठा किया और कहा कि हम स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से बड़ी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाएंगे। सरदार पटेल जी के नाम पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी है। हमारे गरीब लोगों ने गांव से लोहा इकट्ठा करके दिया था, लेकिन यकीन करिए आप लोग, वो आपके लोहे से नहीं बना, चीन के लोहे से बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अभी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम उससे बड़ी कुछ मूर्ति बनाएंगे। महाराष्ट्र में भी चल रहा है मुकाबला कि हम भी कुछ ऊंची करके बनाएंगे। हम महाराष्ट्र के लोगों से कहेंगे कि अगर आप छत्रपति महाराज शिवाजी की बना रहे हैं प्रतिमा, अगर तो कम से कम ऐसी बनाएं जो चंगेज खां से सुंदर हो, नहीं तो पता लगा कि उनसे सुंदर नहीं बना पा रहे हो आप। इसलिए हम कहना चाहते हैं, मुकाबला इस बात का नहीं है कौन कितनी ऊंची बनेगा, कौन सरकार बनाएगी ऊंची, लेकिन सबसे सुंदर और जिससे लोगों को कुछ कारोबार भी मिल सके, नौकरी भी मिल सके, इस तरह की संस्था अगर हमें बनानी पड़ी और पृथ्वीराज चौहान जी के नाम पर कोई स्मारक बनाना पड़ा तो हम बनाने का काम करेंगे। और नौजवानों को नौकरी और रोजगार से कैसे जोड़ें, वो संस्था बनाने का काम भी हम लोग करेंगे, क्योंकि आज जरूरी है नौकरी और रोजगार। आज नौकरी रोजगार हो, नौकरी मिले, रोजगार मिले। अब तो हमारे साथियों ने मन बना लिया है, और जब से देश में परिणाम आए हैं, अब देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को नहीं पसंद कर रही है। जब चुनाव आएगा, हमारी जनता इंतजार कर रही है कि चुनाव कब आ जाए, तारीख कब आ जाए, और जिस समय तारीख आ जाएगी, चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी को अपने झूठ का भी हिसाब किताब देना पड़ेगा। उन्होंने क्या नहीं कह दिया जनता से, न जाने कितने बड़े बड़े सपने दिखाए जनता को। इसी भोली वाली जनता को सपना दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी तो आपके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे।
भोली वाली जनता 15 लाख रुपए का इंतजार करते करते थक गई है और अब भरोसा भी उठ गया है। अब 15 लाख का इंतजार जनता नहीं कर रही है, चुनाव की तारीख का याद कर रही है कि कब तारीख आएगी, उसका इंतजार कर रहे हैं। इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हमारे चौहान समाज ने बहुत सम्मान दिया है। उनकी देखिए कितनी राजनीतिक हैसियत बढ़ा दी। इसी प्रदेश से प्रधानमंत्री, इसी प्रदेश से होम मिनिस्टर, एक समय पर डिफेंस भी यहीं थे, मंत्री कई हैं, 7-8 हैं, सांसद भी 70 से ज्यादा हैं, विधायक भी 325 से ज्यादा हैं। लेकिन क्या मिला आपको बताओ? कुछ मिला हो बताओ, आप लोगों को कुछ मिला हो तो बता दो। और जो आपके समाज के कोई मंत्री भी बनाए हैं तो पता नहीं कौन सा जानवर पकड़ने वाला मंत्री बना दिया है कि जानवर का संरक्षण करें। कैसे मंत्री बनाए आपके समाज के बताओ? जानवर पकड़ो। और कैसे मंत्री हैं, कुछ पकड़ ही नहीं पा रहे हैं अभी तक। अगर कुछ पकड़ पा रहे हो तो बताओ, संजय भाई कुछ पकड़ पाए हैं वो तो बता दो आप। और हिम्मत नहीं है उनकी शेर के सामने चले जाएं। इटावा में लाइन सफारी है, उनकी हिम्मत नहीं है शेर पे चले जाएं। लेकिन हम अपने जनवादी पार्टी के नेता को भरोसा दिलाते हैं, हमारे साथ चलिए और शेर को देख के आइए इटावा में किस तरीके से शेर रखा है समाजवादियों ने। कोई भागीदारी नहीं, कोई हिस्सेदारी नहीं, लेकिन क्या सपना दिखाया था? हम आपको राजनीतिक सम्मान दे देंगे, सामाजिक सम्मान दे देंगे, लेकिन आज धोखा दिया है। और आपको धोखा नहीं दिया, आपके साथ साथ जितने छोटे बड़े भाई हैं आपके, सबको धोखा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, याद कीजिए प्रधानमंत्री का वो भाषण, वो कहते थे कि सब यादव भाइयों ने ले लिया, सब कुछ यादव भाई ले गए हैं। बोलो यही तो मुद्दा था भारतीय जनता पार्टी का, क्या नहीं? बताइए आप। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे सब यादव भाई ले गए हैं, थाने में उनके लोग हैं, नौकरी में उनके लोग हैं, सब जगह हम ही हैं। लेकिन बताओ, अब तो 4.5 साल दिल्ली सरकार का समय हो गया और उत्तर प्रदेश सरकार का भी हो गया। किसको सम्मान दिया बताओ? अगर हमसे नाराजगी थी तो बताओ चौहान समाज को क्यों नहीं आपने सम्मान दिया? ये आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर आप और आपसे कोई उम्मीद नहीं कर रहा है, एक मंत्री बहुत नाराज है उनसे, हमारे पड़ोसी हैं वो, कम से कम एक तो सरकार में मंत्री है जो सच बोल रहा है, वरना पता नहीं मंत्री क्या बोल रहे हैं, कुछ पता नहीं है। हमें तो कितना अच्छे लग रहे हैं वो मंत्री दूसरी सरकार में। और मैं इस बात को कह के जा रहा हूं, उनकी हिम्मत नहीं है उन्हें हटाने की, उनकी हिम्मत नहीं है हटाने की। और वैसे भी जनता इनको मुख्यमंत्री नहीं चाहती थी, आप सब जानते हो। अभी 84 अधिकारी जो सिविल सर्विस में रिटायर हो गए हैं, बड़े अधिकारी हैं, देश के और प्रदेश के बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने चिट्ठी लिख करके दिया है कि हमें ऐसे पुजारी मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं। और सोचो, एक नेता पूजा करता रहा, वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, दूसरा पुजारी काला चश्मा लगा के आए और मुख्यमंत्री बन गए। यही तो हुआ था। बताओ, एक नेता पूजा करते रहे मंदिर की, अपने परिवार के कौन से मंदिर की,
वो नहीं बन पाए। वो बेचारे पूजा करते रहे, तभी कोई काला चश्मा लगा के आए, वो पुजारी मुख्यमंत्री बन गए। बताओ ये सच है कि नहीं है सच? क्या धोखा दिया इन्होंने। उत्तर प्रदेश जो तरक्की और खुशहाली के रास्ते पे जा रहा था, पूरी खुशहाली के रास्ते पे जा रहा था, उस प्रदेश के विकास को रोका है। कहा कि हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। कहां कर्ज माफ हुआ किसानों का? नहीं माफ किया, धोखा दिया इन्होंने। आय दोगुनी करने की बात कही। बताओ अगर गन्ना पैदा करते होगे, बताओ आपकी आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई? धान लेकर के हमारा किसान भटकता रहा, कहीं धान की कीमत नहीं मिली। आलू का किसान आत्महत्या कर रहा है, आत्महत्या कर रहे हैं किसान। कोई जमीन पर कुछ भी पैदा कर लो, ये सरकार कीमत देने के लिए तैयार नहीं है। किसानों को बर्बाद कर दिया। कोई इंतजाम नहीं किया, जो इंतजाम थे उन इंतजामों को रोक दिया। खाद महंगी कर दी, डीजल पेट्रोल महंगी कर दिया, हर जरूरत की चीज महंगी कर दी, हर चीज बढ़ती चली जा रही है। और नोटबंदी ने पहले बर्बाद किया। हमारे गरीब सोचे शायद नोटबंदी से उनको लाभ होगा, लेकिन नोटबंदी ने कोई उनको विकास का रास्ता नहीं दिखाया। किसान भी परेशान रहा, नोटबंदी से कुछ नहीं मिला। व्यापारी भी परेशान हो गया, जीएसटी लागू कर दी और ऐसा कानून लागू किया खुद को नहीं पता। ऐसा जीएसटी कानून लगा दिया जो खुद को नहीं पता है उन्हें। अभी भी संशोधन कर रहे हैं। हम अपने व्यापारी भाइयों को बताना चाहते हैं, आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव आ रहा है। हम समाजवादी लोग रास्ता निकालेंगे कि किस तरीके से जीएसटी में संशोधन करें कि हमारे व्यापारी लोगों को परेशानी न हो, उसका सरलीकरण करें, क्योंकि हमारे देश को विकास की जरूरत है, खुशहाली की जरूरत है। अभी सख्त कानून से हमारा विकास रुक रहा है और जिस तरह का कानून लागू कर रहे हैं उससे नहीं कुछ हो सकता, हासिल नहीं हो सकता। इसलिए व्यापारी भाइयों, नोटबंदी ने भी आपको बर्बाद किया, जीएसटी ने भी बर्बाद किया। अगर कानून को हमें सरलीकरण करना पड़ा तो उनका सरलीकरण कर करके यहां के हम व्यापार को बढ़ाने का काम करेंगे। जो योजनाएं लागू की थी, विकास की योजनाएं जो लागू की थी, वो सब रोक दी गई। ये पहली बार उदाहरण है देश में जहां पर प्रधानमंत्री समाजवादियों के कार्यक्रम का शिलान्यास कर रहे हो। कौन नहीं जानता, ये सड़क चौड़ी वाली समाजवादी लोग बना रहे थे। पूर्वांचल को एक नई सड़क दे रहे थे, क्योंकि पूर्वांचल पिछड़ा था। और मैं यकीन से कह सकता हूं, जिस समय ये सड़क बनकर के तैयार होगी तो ये देश के विकास की सबसे महत्वपूर्ण सड़क होगी। इसके किनारे मंडी बना रहे थे, मंडियां बन जाती, किसान को लाभ हो जाता। इसके किनारे हम बड़े कॉलेज बनाने जा रहे थे स्किल डेवलपमेंट का, कि अगर नौजवान चाहे तो 10वें और 12वें के बाद कोर्स कर करके नौकरी और रोजगार का इंतजाम कर ले। वो व्यवस्था सड़क के किनारे बना रहे थे, लेकिन रोक दिया सरकार ने। केवल यही नहीं रोका, यही सड़क बलिया तक जानी थी, हमारे बलिया वालों की भी सड़क इन्होंने बलिया तक नहीं पहुंचने दी। और जो लोग बलिया का विकास रोकते हैं उन्हें पता होना चाहिए मंगल पांडे की धरती है वो जानते हैं हिसाब किताब कैसे लिया जाता है। हर चीज में फेल हो गए ये लोग। और कानून व्यवस्था के नाम पर अभी सही कहा कि कोई समाज हो, न्याय नहीं मिल रहा है। बेटी अगर आपके समाज की है, उसके साथ घटना हो गई तो न्याय नहीं मिल पाया। अभी आगरा में जो घटनाएं हुई हैं, हालांकि हमारे पत्रकार साथियों ने लिखा है, बढ़ चढ़ के लिखा है। एक बेटी जिसके पे पेट्रोल डाल करके जला दिया, एक बेटी जिसको जो पढ़ने जा रही थी कुछ लड़के उठा करके ले गए, उसके साथ अन्याय कर दिया। ऐसी घटना की कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन कोई पकड़ नहीं पा रहा है, कोई पुलिस का पता नहीं कहां पकड़े। उसके साथ साथ एक और घटना हुई है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक के परिवार के लड़के ने एक बहुत
पढ़ी लिखी लड़की कोई खाना खा रही थी रेस्टोरेंट में, क्या छेड़खानी की, उसके जाकर के छेड़खानी कर दी, उसके साथ अन्याय किया और अभी तक कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं हुई है। ऐसी सरकार है। ये मुख्यमंत्री जो बने हैं, ये सदन में तो कहते हैं कि ठोक दो। हम उनसे पूछना चाहते हैं, ये 3 बहनों के साथ घटना हुई है, बताओ आपकी पुलिस कब ठोकेगी उन लोगों को? वो तारीख हमें बताओ, कब ठोकेगी उन लोगों को? और सोचो, ठोक गई नीति, जो ठोको ठोको कहा उन्होंने। हमारी पुलिस जनता को ठोक रही और जनता ने पुलिस को ठोक दिया। इसका अगर कोई है जिम्मेदार तो उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है। और पत्रकार साथियों, आप भी सुरक्षित नहीं हो, इसलिए नहीं सुरक्षित हो, आपके एक साथी ने कुछ सरकार के खिलाफ लिख दिया, उस पर भी गंभीर धाराएं ठोक दी। ये पुलिस तो ईमानदार हमने बनाई थी, 100 नंबर की गाड़ी दी थी। ये पुलिस को हमने कितना ईमानदार बनाया था, 100 नंबर। पता नहीं हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी ने क्या समझा दिया, 100 नंबर में भी वही थाने वाली बीमारी लग गई है। दुनिया की सबसे बेहतरीन व्यवस्था दी और हम तो कहते हैं अभी हम चले जाएं, सब लोग चले जाएं। चुपचाप पुलिस के लोगों से पूछना, इनका मनोबल गिरा दिया। इनको सबसे बेहतरीन व्यवस्था दी थी, 100 नंबर, अच्छी गाड़ियां दी थी, आईपीएस के बराबर हेड कांस्टेबल गाड़ी में चलते थे, वो इंतजाम किया था, प्रमोशन कर दिया था, पुलिस भर्ती कर दी थी। पता नहीं कौन सी बीमारी लगा दी हमारे मुख्यमंत्री बाबा जी ने। ये लोग भी पता नहीं कैसे बिगड़ गए। पुलिस भर्ती भी आसान की थी। और मैं नौजवानों आपसे कहना चाहता हूं, एक किस बात के लिए परीक्षा चाहिए आपको? एक परीक्षा, 2 परीक्षा, फिर जाकर के भर्ती होती थी। हमने सबसे आसान भर्ती करके दिखाया और कभी पूरे उत्तर प्रदेश में इतनी भर्ती नहीं हुई नौजवानों की। 70,000 हमने भर्ती कर करके दिखाया। और नौजवानों, हम आपको भरोसा दिलाते हैं, 6 महीने बाद तो दूर है, नई सरकार होगी दिल्ली में। अगर समाजवादियों की भागीदारी होगी तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भर्ती की है, अगर सेना में भी वैसी भर्ती करनी पड़ी तो हम समाजवादी लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। और इसलिए कह रहे हैं हमसे लोग विरोध कर रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे राफेल। एक दिन लोगों ने कहा कि आपने राफेल के लिए क्या बोल दिया? मैंने कहा, देश को राफेल से ज्यादा जरूरत है नौकरी और रोजगार की। अगर राफेल पे उंगली उठ रही है, उसकी जांच हो जाएगी, जो दोषी होंगे उन पे कार्रवाई हो जाएगी, जो दोषी होंगे पकड़े जाएंगे। लेकिन कम से कम जब तक पैसा वो पड़ा है, हमारे नौजवानों के लिए सेना की भर्ती खोल दो, जितना भर्ती हो सके उसमें भर्ती कर दो। आप पे पैसा है, पैसा कहीं नहीं जा रहा है। देश की जरूरत क्या है, ये सरकारों को समझना पड़ेगा, लेकिन साजिश भी समझनी पड़ेगी साथ साथ आपको। हमने भर्ती दी, 32,000 की सिपाही भर्ती की और आसान भर्ती की, कभी नहीं हो सकती थी ऐसी भर्ती। आपकी समाजवादी सरकार होती तो उसी भर्ती से हम लाखों नौजवानों को पुलिस में भर्ती कर देते। 32,000 भर्ती हुई, 32,000 भर्ती हुई, रिजल्ट निकला, रिजल्ट में नौजवान हो गए, भर्ती हो गए। लेकिन 4 दिन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उसका परिणाम बदल दिया। और परिणाम इसलिए बदल दिया क्योंकि हम और आप उसमें ज्यादा भर्ती हो गए थे। हम और आप भर्ती हो गए थे उसमें, इसलिए उन्होंने वो भर्ती का 4 दिन के बाद रिजल्ट बदल दिया। और पत्रकार साथी भी जानते होंगे, जो लोग जो हैं वो सब जानते होंगे, 1700 बच्चे जिनकी भर्ती हो गई थी पुलिस में, उन 1700 के 17 बच्चों को निकाल करके भारतीय जनता पार्टी ने फिर बेरोजगार कर दिया। और वो इसलिए कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी सोची समझी रणनीति के तहत काम कर रही है। जो आबादी में ज्यादा लोग हैं उनको कम नौकरी दे रहे हैं, कम उनको अधिकार मिल रहे हैं। जो आबादी में कम हैं उनको ज्यादा अधिकार देने का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये साजिश है, इसलिए हम स्वाभिमान रैली में आए हैं। हम बताने आए चौहान समाज को भी
ये साजिश हमारे और आपके खिलाफ है। ये साजिश है भाई और भाई को लड़ाने की। पहले तो हिंदू और मुसलमान की नफरत फैलाते रहे, जातियों में झगड़ा कराते रहे, ये कहते रहे सब यादव ले गए, सब कुछ लूट लिया। हम बीजेपी के लोगों से कहना चाहते हैं, आज बहुत आसान है गिनना। आप यही तो चाहते हो कि सब आबादी गिन जाए। अखबारों में हम पढ़ते हैं कि वो चाहते हैं कि बैकवर्ड गिन जाए। बैकवर्ड कितनी आबादी के हैं वो गिनती हो जाए, यही तो बीजेपी के लोग चाहते हैं। लेकिन हम समाजवादी लोग चाहते हैं कि बैकवर्ड के साथ साथ समाज में जितने लोग हैं सबकी गिनती हो जाए, कौन कितना समाज में है, कम से कम समाज के लोग जान जाएं इस बात को। और अगर नहीं जानेंगे तो कभी यादव के खिलाफ, कभी चौहान के खिलाफ, कभी कुर्मी के खिलाफ, कभी निषाद के खिलाफ, कभी कठेरिया लोगों के खिलाफ, कभी वाल्मीकि लोगों के खिलाफ, कभी चौहान राजभरों के खिलाफ, हर एक के साथ झगड़ा लगाते रहेंगे। ये झगड़ा लगना बंद होना चाहिए, और ये बंद तभी हो सकता है जब सबकी गिनती हो जाए, केवल पिछड़ों की गिनती नहीं हो। यही तो आरोप लगता था हम पर कि हमने यादव नौकरी में ज्यादा दे दिए हैं। हम चाहते हैं कि हमारा आरोप जो लगा है उसकी सच्चाई आनी चाहिए। अभी सरकार ने गिनती की कि यादव नौकरी में बहुत है, उन्होंने सरकार के व्यवस्था की कि सबकी गिनती हो जाए, और जब गिनती हुई तो यादव नौकरी में नहीं निकले, कोई और समाज ज्यादा निकल आया। अब बंटवारे का बंटवारा कर रहे हैं। पहले तो 50 में सीमित कर दिया कि इससे आगे नहीं चल सकते हो। हम समाजवादी लोग कहना चाहते हो इस लड़ाई को लड़ेंगे, आगे भी बढ़ाएंगे। कम से कम हमारी गिनती होनी चाहिए, समाज में कौन कितना है इसकी गिनती हो, और गिनती कर करके सबको आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले। यही समाजवादी लोग चाहते हैं। नहीं तो पता नहीं लगेगा कौन कहां है, धक्का मार दिया जाएगा। और ये बातें हम इसलिए कर रहे हैं, ये बातें हम इसलिए कर रहे हैं कि काम करते करते हमें लगने लगा कि हम भी फॉरवर्ड हो गए हैं। हमने एक्सप्रेसवे बनाया, दुनिया का सबसे बेहतरीन, लैपटॉप बांट के दिखा दिया सब, बिजली का इंतजाम कर दिया, सड़क बनाई, यूनिवर्सिटी बनाई, और भी नौकरियां निकाली। तो हमें लगने लगा कि हम भी शायद फॉरवर्ड हो गए हैं। लेकिन हम बीजेपी को धन्यवाद देना चाहते हैं, याद दिलाने के लिए कि आप फॉरवर्ड नहीं हो, आप बैकवर्ड हो। आप अपना स्थान तय कर लो, कहां पर खड़े हो आप। इसलिए साथियों, लड़ाई बड़ी जरूर हो सकती है, लेकिन गिनती में तो हम ही और आप लोग ज्यादा हैं। इसलिए गिनती की आबादी का हिसाब किताब लग जाए, उसमें क्या नाराजगी हो सकती है किसी को? कोई नाराजगी नहीं हो सकती किसी को। हम तो सबको सम्मान देना चाहते हैं, जितने जो है आबादी में सबको उतना सम्मान मिल जाना चाहिए। इसलिए साथियों, ये मौका जरूर है स्वाभिमान रैली का, लेकिन कुछ फैसलों का भी है। उत्तर प्रदेश का चुनाव आएगा, उस समय है उसमें, लेकिन दिल्ली का चुनाव तो आने वाला है। ये दिल्ली का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। कोई तय करेगा तो उत्तर प्रदेश तय करेगा कि आने वाले समय में राजनीति की दिशा क्या हो। हम समाजवादियों ने कभी जात और धर्म के आधार पर काम नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जात और धर्म की नफरत फैला करके राजनीति करने का काम किया है। हम तो कहते हैं काम में तुलना कर लो, तुम्हारे स्मार्ट सिटी कहां है हमें बताओ, नोटबंदी से जो पैसा आया वो बताओ कहां है, काला धन जो लाने वाले थे वो बताओ कहां है, नौकरियां कहां हैं, आय दोगुनी कहां है, और 4.5 साल में कुछ किया हो तो बता दो हमें, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई बड़ा फैसला लिया हो तो हमें बता दो। सबको धोखा दे दिया, हर वर्ग के लोगों को। और हमारे मुख्यमंत्री देखो कैसे हैं, उनकी जानकारी के लिए उनको हम बधाई देते हैं। वो तो भगवानों की भी जात जानते हैं, पता नहीं कौन से भगवान की क्या जात बता दे, पता ही नहीं। हम उनसे निवेदन कर रहे हैं कि चौहान समाज के भगवान की और हमारे समाज के भगवान की भी जात बता दें तो हम उनसे सीधा संपर्क कर लें। सोचो कैसे लोग हैं।
जो भगवान की जात बताते हो, उत्तर प्रदेश को पीछे करने का काम किया है। आज अगर सप्लीमेंट्री बजट है तो किसी किसान को कुछ नहीं मिला। और याद रखना, आबादी बढ़ती चली जा रही है, आबादी है, संसाधन कम है। अगर नौकरी और रोजगार के रास्ते नहीं खुले तो हमारा देश और प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता है। किसान के लिए आर्थिक व्यवस्था नहीं बनी, अगर सुविधाएं नहीं दी गई किसानों को, तो जिस तरीके से किसान आत्महत्या कर रहा है बीजेपी की सरकारों में, अभी तक 40,000 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुका है। ये तो घूम रहे बहुत सारे विदेश, जाने कितने देश देख लिए, जाने कितने देश देख लिए प्रधानमंत्री जी ने। कम से कम हमें बताएं कि दुनिया के किसी देश में कोई किसान आत्महत्या कर रहा हो तो बता दो। कहीं आत्महत्या किसान नहीं कर रहा है। लेकिन भारत में जहां आबादी में सबसे ज्यादा किसान है, वहां सबसे ज्यादा अगर कहीं आत्महत्या की है किसानों ने, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों ने आत्महत्या की है। नौजवानों ने आत्महत्या कर ली, शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या कर ली। ये हमारी आंगनवाड़ी होंगी, वो जानती होंगी, उन्हें भी बहुत वादा किया गया था। आशा कार्यकर्ताओं को भी वादा किया था इन्होंने, रोजगार सेवकों को भी वादा किया था। बताओ, दिल्ली की सरकार के तो 4.5 साल हो गए, किसका वादा पूरा हुआ हो तो बताओ हमें। सबको धोखा दिया। इसलिए ये समय आया इनको सबक सिखाने का। और राजनीति में जो लोग वोट से आते हैं, वोट से ही हटेंगे। और इस बार समाजवादियों ने फार्मूला बना लिया है कि इनको वोट से कैसे हटाया जाएगा, वो फार्मूला समाजवादी लोग बना चुके हैं। और जो फार्मूला बना, उसका असर देखिए। गोरखपुर में हार गए मुख्यमंत्री जी, अपना ही क्षेत्र हार गए, हमारा हिसाब किताब बराबर हो चुका है। उप मुख्यमंत्री भी हार गए, कैराना भी हार गए, और जो विधानसभा का चुनाव था वो भी हार गए। और अब आया है मौका, जब देश का चुनाव होगा तो उसमें भी समाजवादी लोग मिलकर के हराने का काम करेंगे। देश में नई सरकार बने, देश में नई सरकार बने और देश में नया प्रधानमंत्री बने। ये हम लोगों से पूछते हैं कि आपका प्रधानमंत्री कौन है। हम भारतीय जनता पार्टी से कहते हैं कि आपका नया प्रधानमंत्री कौन है। अगर आप पे नया प्रधानमंत्री नहीं है तो हमसे भी कोई प्रधानमंत्री का नाम मत पूछिए। अगर आप पे नया नहीं है तो हमसे मत पूछिए। और जो फार्मूला तय किया है उसमें सबका सम्मान है। अगर बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, तो हम भी सबका लेंगे साथ और फिर करेंगे हिसाब किताब। इसलिए साथियों, हम बधाई देना चाहते हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान जन, उनके सम्मान में जो कार्यक्रम हो रहा है, संजय चौहान जी को, जनवादी पार्टी को, कि कम से कम उन्होंने समाज के लोगों को जगाने का काम किया है। हम अपने साथियों से भी कहेंगे कि जब तक जोड़ोगे नहीं तब तक ताकत नहीं बनेगी। अगर ताकत बनाना चाहते हो तो छोटे भाई और बड़े भाई का सम्मान दोगे तो ताकत अपने आप बढ़ जाएगी। इसे समय है ताकत बढ़ाने का। और इधर चुनाव में बहुत वोट पड़ रहा है, बहुत वोट पड़ रहा है, इसलिए हमारे साथी लोग तैयार रहें। बड़े नेता तो वही हो सकते हैं जो बूथ पर जीतेंगे अच्छे वोटों से। वो बड़े नेता नहीं हो सकते जो ज्यादा शक्ल हमें दिखाएं। और आज तो व्हाट्सएप है, मोबाइल है, सबकी छानबीन हो सकती है। सोचो कैसी चीजें बदली हैं। कोई सोचता था कि व्हाट्सएप आ जाएगा 3 साल में, 4 साल में गांव-गांव पहुंच गया व्हाट्सएप। और बीजेपी के लोगों ने इसी से हमारा नुकसान किया था। तब हमारे लोग कम चला पा रहे थे, अब तो चलाने में हमारे लोग भी आगे आ गए हैं। ऐसे बीजेपी के लोगों, अगर तुम व्हाट्सएप पे मुकाबला करना चाहते हो तो हमसे व्हाट्सएप पे मुकाबला कर लो। आप काम पे मुकाबला करना चाहते हो तो काम पे मुकाबला कर लो। और याद रखना, कोई भी धोखा दे सकते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, कोई भी साजिश कर सकते हैं। अभी याद होगा हमारा घर छिना था, क्या साजिश की थी इन्होंने। टोटी ढूंढ के लाए थे नल वाली। हमने भी तय कर लिया है कि जब तक चिलम नहीं ढूंढी जाएगी तब तक हम भी नहीं मानेंगे। अगर उन्होंने टोटी ढूंढी है
तो हम भी चिलम ढूंढेंगे, और गाजीपुर के लोग जानते हैं चिलम में क्या भरा जाता है, वो भी बताएं कि चिलम में क्या भरा जाता है। इसलिए साथियों ध्यान नहीं हटाना आप लोग, इसलिए ध्यान मत हटाना। ये कार्यक्रम तो हमारे चौहान समाज का है। अभी चुनाव के कार्यक्रम शुरू होने हैं और हमें इसी धरती पर भरोसा है, आसपास की धरती पर भरोसा है कि यहीं के लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेंगे। और सोचिए आज हम मऊ में हैं और नेताजी जौनपुर में हैं, तो पूर्वांचल में दोनों लोग हैं आज। और शुरुआत कहीं से भी हो, चुनाव की शुरुआत कहीं से भी हो, लेकिन हम पूर्वांचल के लोगों को कहना चाहते हैं कि समाजवादियों ने विकास का रास्ता खोला था। यही मऊ, यही आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, जहां भी अगर काम किया है तो आज भी समाजवादियों के काम दिखाई दे रहे हैं। ये चीनी मिल बनी है, ये समाजवादियों की देन है। इतनी जल्दी चीनी मिल कभी नहीं बन सकती थी आजमगढ़ में, जितनी जल्दी समाजवादियों ने बना करके दिखा दी। आपके मऊ में यही तार अंदर इसलिए कर रहे थे कि आंधी तूफान कैसा भी आए आपकी बिजली न जाए, वो इंतजाम कर रहे थे। और बिजली बनाने के भी कारखाने अगर सबसे ज्यादा किसी ने लगाए हैं तो समाजवादी लोगों ने उत्तर प्रदेश में लगा करके दिखाए हैं। हम तो कहते बीजेपी वालों, अगर तुमने एक यूनिट भी बिजली की बनाने का कारखाना लगाया हो तो बता दो। हो सकता है हमसे नाराजगी हो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, लेकिन बताओ माताओं बहनों से क्या नाराजगी थी। हमने समाजवादी पेंशन दे करके इनको सम्मान देने का काम किया था। 500 रुपए दे रहे थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिए हैं। हम अपनी माताओं बहनों को भरोसा दिलाते हैं कि आपको आने वाले समय में अगर समाजवादी सरकार में 2000 रुपए भी पेंशन देनी पड़ी तो हम अपनी माताओं बहनों को समाजवादी पेंशन देने का काम करेंगे। गांव में एम्बुलेंस पहुंचा दी थी, 108, 102, 108, 102 एम्बुलेंस बना दी। यहां मेडिकल कॉलेज बना, जौनपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा था, आपका चंदौली में ही मेडिकल कॉलेज बन जाता। मेडिकल कॉलेज इसलिए बना रहे थे कम से कम नए डॉक्टर तैयार हो जाएं, क्योंकि इलाज की जरूरत है, दवाई की जरूरत है। लेकिन एम्बुलेंस भी इन्होंने बर्बाद कर दी, 108, 102। और हमारे 100 नंबर की पुलिस की जो गाड़ियां थी वो भी पुरानी कर दी। अब कहीं कोई नई गाड़ी नहीं दिखाई दे रही है। और जो मैंने पहले कहा, दुनिया की सबसे बेहतरीन व्यवस्था दी थी हमने। ये व्यवस्था अमेरिका में है कि अगर फोन करो तो पुलिस आ जाए, आपकी मदद करे। अब मदद तो नहीं, कुछ हिसाब किताब जरूर कर ले रहे हैं। इसको भी सुधार करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। सोचो, लैपटॉप बांटा था, इसलिए बांटा था कि हमारे नौजवान पढ़े लिखे दुनिया से देखें समझें कि कैसा क्या हो सकता है, कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। इसलिए लैपटॉप बांटने का काम किया था। लेकिन बीजेपी के लोगों ने हमसे हम पर और आप पर आरोप लगाया कि इन्होंने तो केवल यादव व मुसलमानों को लैपटॉप दे दिए हैं। हम तो जानना चाहते हैं, 2 साल गुजर गए आपके, आपने कहा था कि लैपटॉप बांटेंगे। बताओ किसी नौजवान को एक भी लैपटॉप भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बांटा हो तो बताओ हमें। इनका घोषणा पत्र देखो, पूरा झूठा निकला। इनका संकल्प पत्र पूरा झूठा निकला। और जब दिल्ली वाले झूठ बोल रहे हो तो लखनऊ वालों को झूठ बोलने में क्या जाता है। इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। और इस बधाई के साथ साथ इस उम्मीद और भरोसे के साथ कि जब आने वाले समय में चुनाव होगा तो यही समाजवादी नीतियां हैं जो तरक्की और खुशहाली पर ले जाएंगी। दुनिया में बहुत सारे देश आगे निकल गए हैं, हर चीज में आगे हैं। हम लोगों को भी वही रास्ता अपनाना है। अब बड़ी सड़कें बने, बड़े अस्पताल बने, बड़े कारखाने लगे, तभी जाकर के हमारे आने वाली पीढ़ी को नौकरी और रोजगार मिल सकता है। इसलिए जब तक बड़े काम नहीं होंगे
तब तक हमारे देश और प्रदेश आगे नहीं जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम संजय चौहान जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं एक शानदार कार्यक्रम के लिए, और इस भरोसे के साथ कि आने वाले समय में समाजवादियों का मौका मिलेगा तो आपको सम्मान, आपको राजनीतिक सम्मान भी देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इसके साथ साथ जो आपकी लड़ाई है कि आपकी भागीदारी भी बढ़े, अगर हमें योजनाओं में आबादी के हिसाब से भी आपके समाज को जोड़ना पड़ा तो योजनाओं में हम पीछे नहीं हटेंगे। हम योजनाओं में आपको भागीदारी के साथ साथ आपको भी सम्मान देने का काम करेंगे। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ हम कपिल देव जी के परिवार का भी धन्यवाद देंगे। हम घर नहीं पहुंच पाए, लेकिन उन्होंने अगर प्रतिमा का यहीं विमोचन और उद्घाटन कराया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं आपका, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता है। वो जनप्रतिनिधि रहे, गरीब और किसान और न्याय के खिलाफ हर बार लड़ते रहे, और अफसोस है कि उनके साथ ऐसी घटना हुई थी जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके काम और उनका सम्मान दिया लोगों को आज भी हम सब लोगों को याद है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने तमाम नेता जो वहां खड़े हैं, बलिया के हैं और साथियों, सबका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जन जनवादी पार्टी जिंदाबाद, जनवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर संजय सिंह चौहान